जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आपके YouTube चैनल आरवी मैथ एंड साइंस पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की पूरी तैयारी एकदम शुरुआत से कराई जा रही है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला चैप्टर, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लिया है। तो आज अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए इस सेशन को जल्द से जल्द अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिए, उसके बाद आज की क्लास शुरू की जाए। शेयर करिए अधिक से अधिक बच्चों तक, उसके बाद आज की क्लास शुरू की जाए। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, तभी ना उसके संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। पहले पूर्ण संख्या को जानेंगे ही नहीं, तब तक संक्रिया के बारे में कैसे जानने लगेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यदि शामिल कर लिया जाए तो जो प्राप्त संख्याएं होंगी वही पूर्ण संख्या होगी। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और यहाँ कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इसी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम लोग शून्य को शामिल कर लें तो ये प्राप्त जो संख्याएं हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों है। जैसे मान लीजिए कि यह एक बॉक्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बॉक्स है और यहाँ भी एक बॉक्स ही है और यहाँ भी एक बॉक्स है। हमारे पास 3 बॉक्स हैं मान लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पेन है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पेन है, ठीक ना, और यहाँ भी पेन है और इसमें एक भी नहीं है। तो इसमें यदि आपसे कोई पूछे कि इस बॉक्स में कितने पेन हैं तो आप कहेंगे कि 2। यदि कोई कहे कि इस बॉक्स में कितने पेन है तो आप कहेंगे कि 3। लेकिन देखिए, कोई पूछेगा कि इस बॉक्स में कितने पेन है तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि एक भी नहीं, यानी कि कुछ नहीं है। इस यहाँ बॉक्स क्या है, खाली है। उसी खाली को या कुछ नहीं को हम लोग कहते हैं 0। आप क्या कहेंगे गणित की भाषा में, कहेंगे कि 0, यानी कि इस बॉक्स में 0 पेन है, एक भी पेन नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने 0 की खोज किया है, वैज्ञानिकों ने। और प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो जो प्राप्त समस्त संख्याएँ होंगी वही क्या होंगी, पूर्ण संख्याएँ होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूर्ण संख्या को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए इस पे जो आधारभूत जो इसकी संक्रियाएं हैं उनके बारे में जानते हैं कि संक्रियाएं क्या है और कैसे काम करती हैं, कैसे लागू होती हैं पूर्ण संख्याओं पे। तो देखिए, पूर्ण संख्याओं पे सबसे पहले है संवरक नियम। संवरक नियम संवरक नियम। संवरक नियम कहता है कि 2 पे यदि पूर्ण संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 5 है और 4 है, तो ये 2 पूर्ण संख्या है। यदि इसके योगफल किया जाए इन दोनों पूर्ण संख्याओं का तो जो प्राप्त योगफल होगा वहाँ भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। क्या कहता है, यदि 2 पूर्ण संख्या हैं उनको आपस में जोड़ा जाए तो जो योगफल प्राप्त होगा वहाँ भी एक क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगा। यही संवरक नियम है, यहाँ जोड़ का है। देखिए गुणा का नियम, देखिए जैसे मान लीजिए कि 5 × 6 है। यदि 2 पूर्ण संख्याएं हैं उनका आपस में यदि गुणा किया जाए तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। तो देखिए, जो संवरक नियम है पूर्ण संख्याओं का जोड़ और गुणा पे लागू होता है, लेकिन घटाने पे और भाग पे लागू नहीं होता। देख लीजिए उसको भी कैसे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 7 है, यहाँ भी एक पूर्ण संख्या है, और यदि मान लीजिए कि हम लोग 8 इसमें से माइनस कर दें तो जो -1 होगा, तो यह -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो घटाना और भाग संवरक नियम का पालन नहीं करता है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि संवरक नियम आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। देखिए, ये जो सभी नियम है केवल जोड़ और गुणा पे ही लागू होंगे पूर्ण संख्याओं के लिए, भाग और घटाने पे लागू नहीं होंगे। देखिए, क्रम विनिमय नियम है कि 2 संख्याएं हैं तो यहाँ इसके बराबर होगी, यानी कि
5 और 8 को जोड़िए तभी भी इतना ही होगा, और 8 और 5 को जोड़िए तभी भी उतना ही होगा। यानी कि पूर्ण संख्याओं का यदि क्रम हम लोग इधर उधर करके जोड़ें, क्रम को अदल बदल करके जोड़ें, तो उसका जो योगफल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए गुणा भी उसी तरह से, जैसे देखिए 4 गुणे 3 करिए या 3 गुणे 4 करिए, इसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए जोड़ और गुणा के लिए तो यहाँ लागू होता है पूर्ण संख्याओं में क्रम विनिमय नियम, लेकिन घटाना और भाग पे नहीं लागू होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि 5 में से मान लीजिए कि 15 है, इसमें से 10 घटाया जाए तो 5 होगा, लेकिन इस 10 में से 15 को घटाया जाए तो -5 हो जाएगा, -5। तो यहाँ 5 और -5 बराबर नहीं है, यानी कि जो क्रम विनिमय नियम है पूर्ण संख्याओं पे क्या होता है, लागू नहीं होता है घटाने के लिए। जोड़ और गुणा के लिए लागू होता है, घटाने और भाग के लिए लागू नहीं होता है। तो चलिए अगला नियम देखते हैं, साहचर्य नियम। देखिए अगला है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम को देखिए जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए कि पहली संख्या A है, दूसरी B है और तीसरी C है। इस प्रकार से 3 संख्याएं हैं। तो साहचर्य नियम का होता है कि आप A और B को एक साथ जोड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि A प्लस B को एक साथ जोड़ लीजिए और बाद में C को जोड़ लीजिए, या आप B प्लस C को एक साथ जोड़ लीजिए और A को बाद में जोड़ लीजिए, तो अभी भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि A के जगह पे दिया गया है 5 और B के जगह पे दिया गया है 2 और C के जगह पे दिया गया है 3, मान लीजिए, तो रख लीजिए इस पे, इसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे देखिए A के जगह पे 5 प्लस B के जगह पे 2 प्लस C के जगह पे 3, और यहाँ भी लिख लीजिए B के जगह पे 2 प्लस C के जगह पे 3 प्लस A के जगह पे लिख लीजिए 5, जिसको जोड़ लीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए 5 2 हो जाएगा 7 प्लस 3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 5, यानी कि यहाँ भी हो गया 10 और यहाँ भी हो गया 10। तो साहचर्य नियम यही है कि आप 3 संख्याओं में से 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए और तीसरी संख्या को अंत में जोड़िए, या आप इन 2 संख्याओं को एक बार जोड़ लीजिए और इस संख्या को अंत में जोड़िए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि साहचर्य नियम जोड़ पे क्या होता है, लागू होता है। आइए गुणा के लिए भी देख लेते हैं, साहचर्य नियम गुणा पे कैसे कार्य करता है उसको देखिए। से मान लीजिए उसी तरह से 3 संख्या है A, B और C, तो कहता है कि A और B को एक साथ गुणा कर लीजिए। जैसे देखिए A गुणे B कर लीजिए और उससे C में गुणा कर दीजिए, या B में और C में गुणा कर लीजिए, B गुणे C कर लीजिए और उसमें A से गुणा कर दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए A बराबर दिया गया है 4, B बराबर दिया गया है 2 और C बराबर दिया गया है 3, रख लीजिए A के जगह पे 4 गुणे B के जगह पे 2 गुणे C के जगह पे 3, और यही इसको भी रखिए, B के जगह पे 2 और C के जगह पे 3 गुणे A के जगह पे रख लीजिए 4। देखिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 से 2 में करिए 8 होगा गुणे 3, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 गुणे 4, यहाँ भी हो गया 24 और यहाँ भी हो गया 24। यानी कि जो साहचर्य का नियम है जोड़ और गुणा पे क्या होता है, लागू होता है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम और संवरक नियम क्या है। आइए एक और इसमें है बंटन नियम, उसी को हम लोग वितरण नियम कहते हैं, उसको देखते हैं कैसे हल किया जाता है। देखिए बंटन नियम, जिसको वितरण नियम भी कहते हैं, बंटन नियम देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 संख्या है A, B और C, तो ऐसे देखिए बंटन नियम क्या है, A गुणे B प्लस C। इस तरह से आप इसका मान निकालिए, या इसी को आप इस तरह से कर लीजिए, A से B में एक बार गुणा करिए, A गुणे B प्लस A गुणे C, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसे देख लीजिए, मान लीजिए कि A के जगह पे दिया गया है 5 गुणे B के जगह पे मान लीजिए कि दिया गया है 2 प्लस C के जगह पे मान लीजिए दिया गया है 3। तो देखिए इसको इस तरह से भी करेंगे,
ए गुणे बी, यानी कि 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 अब प्लस कितना 5 गुणे 3। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए 10 प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे कितना 25। और देखिए यहाँ भी 5 गुणे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि इस प्रकार से साहचर्य नियम कार्य करता है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्रम विनिमय नियम, संवरक नियम और साहचर्य नियम और बंटन नियम को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल हम लोग आगे की क्लास शुरू करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।